अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ MGT 101 का लेसन नंबर 22 डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट्स। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आप इसमें क्या सीखेंगे इस लेक्चर में कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं या कैसे बनती हैं। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग क्या है? बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी डिटेल होती है किसी ट्रांजैक्शंस की जो बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाए। अब हमने बैंक में कोई भी अकाउंट खोला हुआ है, अपने कोई भी एसेट्स रखवाए हुए हैं, तो बैंक हमें उनके बारे में जो डिटेल प्रोवाइड करेगा, हमारी ट्रांजैक्शंस के बारे में, हमारे अकाउंट के बारे में हमें जो भी डिटेल देगा वो क्या होगा? वो बैंक स्टेटमेंट्स होंगी। वो बैंक की, और बैंक की क्या होगी? जब हम पैसे बैंक में रखवाते हैं तो वो बैंक के लिए क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको हमें वो रिटर्न करना होता है, वो पैसा हमें देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बैंक बुक क्या होती है? बैंक बुक वो होती है जो आपने बैंक से जो भी चीज़ें ली होती है, जो भी पैसा लिया होता है, उसको जब आप अपने रिकॉर्ड में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बैंक बुक। उसके बाद क्या है कि आपके साथ यहाँ पे बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट्स के एक स्टैंडर्ड वाउचर्स शेयर किए गए हैं। सबसे पहले बैंक बुक का है, जिसमें क्या है, जो आप खुद अपने लिए रेडी करते हैं, जिसमें आपने चेक का नंबर दिया होता है, डेट दी होती है। उसके बाद क्या होता है? नरेशन यानी स्टेटमेंट्स होती हैं कि आपने बैलेंस कितना लिखवाया, किसको पे किया, या डिपॉजिट कितना करवाया, या फिर आप किसी को पे कर रहे हैं, तो और जो आपने बैंक से, जो आपने बैंक को दी होती है या बैंक आपसे रिसीव करता है, ठीक है, जो आपने ओपनिंग बैलेंस बैंक में लिखवाया होता है। और पेमेंट अमाउंट क्या होती है? जो आपने किसी को पे की होती है, जो आपने बैंक से पे करवाई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने बैंक से पे करवाई तो वो आपने किसी के अकाउंट में जमा करवाई, तो वो क्या होती है? आपके अकाउंट से डिडक्ट होती जाती है, वो कम होती जाती है। जैसे 50,000 था, आपने 10,000 किसी को पे किया तो 40,000 रह गया। फिर आपने 5,000 बैंक को पे किया, ठीक है, कैश में डिपॉजिट, कैश की सूरत में डिपॉजिट करवाया तो फिर 45 हो गया। जब आपने दोबारा ट्रांजैक्शन की, किसी को पे करवाया 12,000, तो आपके पास फिर टोटल अमाउंट क्या रहेगी? 33,000। तो ये क्या होगा? ये आपका अपना रिकॉर्ड है। अब बैंक जो स्टेटमेंट अपने पास रखेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसका क्या है कि बैंक आपके पास जो आप रकम बैंक से लेंगे वो किस में आएगी? वो विड्रॉल में होगी, ठीक है, कि आपने वो रकम ली या आपने किसी को दी, पेमेंट करवाई, ठीक है। जो आप रिसिपेंट अमाउंट क्या होती है? वो बैंक के पास आके क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, यानी आपने वो जमा करवाई। उसके बाद क्या है कि बैंक में जब आप कोई भी जमा करवाते हैं चीज़, या उसका रूल क्या होता है कि जो ब्रैकेट्स में होती हैं वो क्या होती है? वो बैंक का बैलेंस होती है। जो ब्रैकेट्स के बगैर होती हैं वो क्या होती हैं? वो कस्टमर का बैलेंस होती है। जैसे इन दोनों वाउचर में आपने देखा कि जो क्रेडिट है वो क्या है? ब्रैकेट्स में है, तो वो क्या है? वो बैंक की अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर बैंक स्टेटमेंट का एक वाउचर आपके साथ, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई है कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होती है कि आपने जब भी बैंक में जब कोई भी पैसा जमा करवाना होता है तो वो क्या होता है? बैंक के लिए वो क्या होता है? डिपॉजिट होता है। और जब आप कोई उससे किसी को पे करते हैं कुछ, तो वो क्या होता है? विड्रॉ होता है, ठीक है, कि बैंक ने आपको आपका सारा रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट में आपको दिखाया कि आपने इतना विड्रॉ करवाया था और इतनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे अकाउंट में हो रही होती हैं लेकिन उसका हमें कोई नॉलेज नहीं होता, यानी वो हमारे नॉलेज में नहीं आती, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस होती जाती हैं, यानी डिपॉजिट हो रहा है या फिर विड्रॉ हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो क्या हो रहा है कि जब आप बैंक में कोई पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। वो बैंक उसे डायरेक्टली काट लेता है, तो वो आपको नॉलेज में नहीं आता। जब आप उनसे बात करते हैं, आपके पास जब सारी चीज़ें सामने रखी जाती है, तब आपको पता चलता है कि इसमें से ये इतने पैसे आपके जो थे वो टैक्स में कट गए। उसके बाद बैंक कुछ चीज़ें ऐड कर रहा होता है। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जिन पे आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो उसमें क्या होता है? वो आपके जो बैंक के पास जो भी पैसा होता है उसमें वो जमा हुआ जाता है, होता रहता है वो प्रॉफिट की सूरत में। तो ये क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो समटाइम आपके माइंड में नहीं लाई जाती या आपको नहीं बताया जाता। तो इन ट्रांजैक्शंस को भी जब सामने रखा जाता है, इनको डिस्कस किया जाता है, तो इनको एक स्टेटमेंट में रखा जाता है। उसका एक फिगर यहाँ पे आपके साथ शो किया गया है, एक वाउचर शो किया गया है जिसमें दिखाया ये गया है कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपके नॉलेज में नहीं होती। उसके बाद क्या आपके साथ यहाँ पे एक वाउचर शेयर किया गया है अली ट्रेडर्स का, जिसमें ये दिखाया गया कि जुलाई के मंथ में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई या जो भी हिसाब हुआ वो क्या है, वो आप अपने बैंक बुक क्या होती है जो आप खुद अपने पास खाता लिख रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड आपके अपने पास होता है। जैसे ओपनिंग बैलेंस था आपका जो आपने जमा करवाया, बैंक ने आपसे वसूल किया, ठीक है, रिसिपेंट अमाउंट। उसके बाद क्या आ गई कि आपने किसी को पे किया हुआ है तो वो 20,000 आ गया। फिर आपने कैश जमा करवाया,
तो वो उसमें ऐड हो गया। फिर जब आपने डिडक्ट करवाया तो वो भी आपका, किसी को पेमेंट करवाई तो वो आपका डिडक्ट होता गया। ठीक है, यानी जो जो आप पेमेंट किसी को देते रहे हैं वो उसमें से कटता रहा और एंड पे आपके पास कितना बैलेंस हुआ, 60,000 का। सही। उसके बाद क्या है आपके पास एक और ये जो शेयर किया गया है, जिसमें क्या है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट का वाउचर है, जिसमें अभी आपने पहले जो पढ़ा कि जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो आपके नॉलेज में नहीं लाई जाती या आपको नहीं पता बताया जाता पहले, तो वो क्या होता है, वो बैंक स्टेटमेंट में कैसे दर्ज होती हैं। जैसे आपने पैसे जमा करवाए तो फिर आपने विड्रॉ करवा लिया, उसके बाद आपने दोबारा से डिपॉजिट करवाया। ठीक है, फिर आपने दोबारा से विड्रॉ करवाया तो आपके पास अमाउंट आई, फिर आपने दोबारा से विड्रॉ करवाया, फिर आपके पास अमाउंट आई, फिर यहाँ पे जो बैंक चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा जो बैंक ने खुद से चार्जेस आपके अकाउंट पे टैक्स लगा था वो काट लिए। फिर आपका जो सेविंग अकाउंट था उस पर आपको जो प्रॉफिट मिलता है मंथली या जो भी उनका रेशो होता है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिला तो वो उसने उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका आपको नहीं पता चलता, लेकिन बैंक के पास उसका रिकॉर्ड होता है, बैंक की वो स्टेटमेंट में होती है। उसमें हमने क्या देखा कि जो 2 ट्रांजैक्शंस आपके साथ हुई बैंक की, एक तो क्या थी, प्रॉफिट की, और एक क्या थी, चार्जेस की, जिसमें से आपके चार्जेस काटे गए और उस जिसमें से आपको प्रॉफिट ऐड किया गया। अब जब बैंक ने आपको वो स्टेटमेंट बना दी, आपके साथ शेयर कर दिया, तो फिर आपने दोबारा से अपना बैंक बुक एक बनाया, अपना एक रिकॉर्ड बनाया और उस पे आपने ये लिखा कि बैंक ने मेरे साथ जो जो ट्रांजैक्शन ऐसी की जो मुझे नहीं बताई थी और दोबारा से वो मुझे बाद में एक स्टेटमेंट में बना के बताई, तो वो आप क्या करते हैं, अपनी बैंक बुक में ऐड करते हैं। बैंक ने जो चार्जेस आपके काटे 500 रुपीज़, वो आपने क्या किया, पेमेंट अकाउंट में कर दिया, यानी बैंक को आपने वो पे कर दिया। ठीक है, और जो बैंक ने आपको दिया 700, वो क्या आ गया, वो आपके डिपॉजिट अकाउंट में आ गया, डिपॉजिट हुआ ना आपके कैश, वो किस स्टेटमेंट में आएगा, वो आपकी रिसिपेंट अमाउंट में आएगा, यानी वो आपकी डिपॉजिट मनी में आपका काउंट होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे इन्होंने शेयर की हुई है कि जब आप कोई चेक किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक को देते हैं, किसी क्रेडिटर को देते हैं या आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक दिन के बाद या डे आफ्टर टुमारो, 1-2 दिन के बाद वो प्रोसीड होता है। तो वो क्या होता है, उतनी देर में वो अमाउंट आपके जो अकाउंट में से डिडक्ट नहीं की जाती, वो अमाउंट आपको उसी तरह शो हो रही होती है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेसिंग होता है। जब वो अमाउंट आपके अकाउंट से जब तक नहीं काटी जाती वो उसी तरह शो होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसीड चेक। इसकी डिटेल वो डेफिनेशन बाद में देंगे, अभी सिर्फ उन्होंने आपको यहाँ पे वाउचर में समझाया हुआ है कि आपका बैलेंस उतना ही शो होता है। वो इसलिए शो होता है क्योंकि आपने जो ट्रांजैक्शंस की है वो अभी नेक्स्ट पर्सन को नहीं मिली। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके अकाउंट में वो पैसे उसी तरह शो हो रहे थे। जब आप ट्रांजैक्शन को अमल में ले आते हैं, वो हो जाती है 2 दिन के बाद, तो फिर आपके अकाउंट से पैसे वो डिडक्ट हो जाते हैं, या अगर किसी ने आपको कोई ऐड किया तो वो आपके पास ऐड हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, वही जिसमें आपने पढ़ा कि बैंक कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी करता है जो आपके नॉलेज में नहीं होती, जैसे उसने कुछ चार्जेस काट लिए, कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो उस चीज़ को आपको बताने के लिए जब वो दोबारा से एक स्टेटमेंट बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी जिसमें वो आपको ये बताता है कि आपके जो अकाउंट था उसमें से इतने चार्जेस आपके कट गए हैं और इतना बैलेंस आप में ऐड हुआ है जो कि आपका प्रॉफिट था। तो जब वो स्टेटमेंट आपको दोबारा से बना के वो देता है, आपके नॉलेज में लाता है हर बात, तो उसको क्या कहते हैं, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, जिनकी आपने पेमेंट देनी होती है, आपने तो उसे वो चेक दे दिया होता है उस बंदे को, लेकिन वो बंदा जो है या जो भी पर्सन है जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन की है उसने अभी तक वो चेक कैश नहीं करवाया, यानी आपने उसको दे दिया कि जाओ मैंने तुम्हें इतनी अमाउंट का चेक दे दिया, तुम कैश करवा दो, लेकिन अभी उसको कोई मसरूफियत थी या वो कहीं बिजी था, उसने वो चेक अभी तक जो है बैंक को प्रेजेंट नहीं किया, उसमें से अमाउंट नहीं ली, तो वो क्या होगा, अनरिप्रेजेंटेड चेक होगा, यानी अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया गया, अभी वो प्रेजेंटेड लिस्ट में नहीं आया, वो अभी उस पर्सन के पास ही है। वो क्या करेगा, वो जब तक उसको प्रेजेंट नहीं करवाएगा तो वो क्या होगा, अनरिप्रेजेंटेड चेक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है कि जब तक आप बैंक में अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन की है या कुछ डिपॉजिट करवाया, जब तक आपका वो चेक रिप्रेजेंट नहीं हो रहा तो तब अंडर प्रोसेसिंग है, तो क्या होगा, तब तक वो आपको आपका पूरा बैलेंस ही शो करवाएगा। ठीक है, इसमें टाइम लगता है इस सारे प्रोसीजर में, तो जितनी देर में वो प्रोसीजर होता रहेगा आपकी अमाउंट फुल आएगी, लेकिन जैसे वो प्रोसीजर हो जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएगी, तो तब वो आपको आपका वो बैलेंस दिखाएगा जो आपने यूज़ कर लिया या जो चेक
आपका प्रोसीड हो चुका, उससे पहले वो आपका टोटल बैलेंस ही दिखाता जाएगा। उसके बाद क्या, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक क्या होते हैं? वो चेक होते हैं जो आपने अपने डेटर से लिए, ठीक है, जो आपने अपने डेटर से लिए लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुए, लेकिन क्योंकि इसमें क्लियरेंस में भी टाइम लगता है, ठीक है, जब भी आपको कोई चेक देता है तो वो क्या होता है, उसमें टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होती है टाइम की, उसमें जो टाइम लगता है तो उसको क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक, के अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यानी डेटर ने आपको दिया तो वो जो आपके पास पैसा आना था वो क्रेडिट होना था, तो वो अभी क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि उसमें टाइम लगता है। जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अनक्रेडिटेड चेक। उसके बाद भी यहाँ पे एग्जांपल जैसे आप इस तरह ले सकते हैं कि आपने किसी से चेक लिया, आपके पास पहले 60,000 था, आपने चेक लिया, लेकिन आपके पास कितना होना चाहिए था, 70,000, लेकिन अभी तक वो चेक जो है वो प्रोसेसिंग में, अभी क्लियर नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो आपको वो 60,000 ही दिखाएगा। जब तक अमाउंट उसमें जमा नहीं हो जाती, उसका प्रोसीजर नहीं हो जाता, तो वो आपको आपकी पहली अमाउंट दिखाएगा। जब उसमें जमा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो फिर वो आपको आपकी टोटल अमाउंट दिखाएगा, यानी आपको जो डेटर की तरफ से अमाउंट मिली वो आपके पास आके क्रेडिट हो जाएगी, वो आपको वो शो करवाएगा। और जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, वो अपनी बैंक बुक में अपने बैंक अकाउंट को क्या लिखेगा, डेटर लिखेगा, और जो बैंक होता है वो कस्टमर अकाउंट को क्या लिखेगा, क्रेडिट लिखेगा। ये इसी तरह यहाँ पे उन्होंने आपके साथ ये भी वाउचर शेयर किया है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिखाई हुई हैं कि आप जो बैंक बुक अपने पास जो रिकॉर्ड रखे, आपने कितनी अमाउंट किसी को पे की या आपने कितनी अमाउंट रिसीव की, यानी जो आपने बैंक में जमा करवाई, उसकी ट्रांजैक्शन, उसका सारा हिसाब लिखा हुआ है। और फिर ये यहाँ पे क्या आपको बता रहा है कि जो बैंक चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं, और जो बैंक अकाउंट होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब उसके बाद उन्होंने एक और यहाँ पे चीज़ आपके साथ शेयर कर दी, जो प्रॉपर पूरा फॉर्मेट है, जो आपको ये बता रहा है बैंक बुक में, जिस पे आपने अपना रिकॉर्ड रखना होता है कि आपने क्या चीज़ जमा करवाई और क्या चीज़ आपने खर्च की, ठीक है। ये सारा बार बार आपके साथ वही स्टेटमेंट्स में शो हो रहा है, लेकिन डिफरेंट चीज़ों से दिखा रहे हैं कि जब आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिसमें जो आपके नॉलेज में नहीं थी, वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ बन के आ गई, जिसमें आपका चेक अंडर प्रोसीड है, वो आपकी अमाउंट अभी वैसे ही शो होगी जब तक आपका चेक प्रोसीड नहीं हो जाता। अनक्लियर चेक कौन सा होगा, जिसमें आपका चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसकी क्लियरेंस में टाइम लगता है, तो वो आपका अनक्लियर चेक होगा। वो भी आपको तब तक ऐसे ही शो होता रहेगा जब तक वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये सब उसने आपको बार बार यही वाचर्स में दिखाया हुआ है। तो ये वाचर इस तरह आपको कंफ्यूज करेंगे। आप इस तरह करें कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आपके पास आ रही, जैसे बैंक बुक है आप उसका वाउचर देखें, फिर बैंक स्टेटमेंट है आप उसका वाउचर देखें, फिर उसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आ रही है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आ रही है, तो आप उसके वाउचर फिर देखें। अगर आप इस तरह देखेंगे तो इस तरह आपको मसला होगा। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के वाउचर्स कौन से होंगे, जिसमें प्रॉफिट और बैंक चार्जेस आपको ऐड करके दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, उसका बैंक बुक का वाउचर देखें और बैंक स्टेटमेंट के वाउचर उसके देखें। उसके बाद अनक्रेडिटेड चेक जब आप देखें तो पढ़ें, उसकी डेफिनेशन पढ़ें, उसको समझें, फिर उसके बाद उसका चेक देखें, ठीक है। ये उससे चेक पहले दे दिया, डेफिनेशन बाद में दिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। आप साथ साथ इसको देखेंगे तो फिर आपको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में। और इसमें आपने एक बात क्या याद रखनी है, डेटर्स क्या होता है, जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, जिनसे आपने अपना कर्ज वसूल करना होता है, अपनी लाइबिलिटीज लेनी होती है। और क्रेडिटर्स क्या होता है, जिसको आपने पैसे देने होते हैं, ठीक है। जब आपने किसी के पैसे देने होते हैं तो आप उसके क्रेडिटर होते हैं, और जब किसी ने आपके पैसे देने होते हैं तो वो आपका डेटर होता है। तो ये बातें, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसको आपने अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है ताकि आपको ईजी हो समझने में, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड पे वही बात उससे दोबारा से आपको यहाँ पे एक समझा दी कि बैलेंस जो पर बुक था बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट में, उसने आपको क्या दिखाया कि आपके पास टोटल बैलेंस इतना था, अनप्रोसीड चेक आपके इतने थे, और अनक्रेडिटेड चेक भी आपके इतने थे। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको इनकी पेमेंट मिल नहीं जाएगी, या जब तक आपकी तरफ से किसी को पेमेंट मिल नहीं जाती, या आपको किसी की तरफ से रिसीव नहीं हो जाती, तब तक ये क्या होगा, आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा। लेकिन जब आपका ये चेक प्रोसीड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें अमाउंट ऐड भी हो जाएगी और अमाउंट डिडक्ट भी हो जाएगी। बेसिकली इसका ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है, इसका ये मकसद होता है। उसके बाद ये स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसमें आपको सारा डिटेल बताई जाती है कि इतना प्रॉफिट ऐड किया गया, इतने चार्जेस काटे गए, या आपने ये चीज़ जो है, आपने ये चेक जो है वो प्रेजेंट करवाना था या करना था जो अभी तक अंडर प्रोसेसिंग है, या आपका ये चेक है जो अनक्रेडिट है, ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट में शामिल होती हैं। जब बैंक दोबारा से आपको इन चीज़ों को डिस्कस करता है, वो सारी चीज़ें दिखाता है, वो सब ट्रांजैक्शन दिखाता है जो आपने प्रोसीजर
पूरा कंप्लीट होने के बाद अपनी देखनी होती है कि अब मेरे पास कितना पैसा रह गया, मेरे पास क्या चीज़ें चली गई या क्या रह गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। और दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।